नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब के ऑनलाइन कोचिंग क्लास में। इस क्लास के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के होने वाले प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो व्यापम का हो या फिर पीएससी का हो, उससे जुड़े हुए सभी विषयों के बारे में पढ़ाने वाले हैं, जिसमें इसको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही विषयों में जो है इस क्लास में, इस चैनल में पढ़ाया जाएगा। जिसमें मनीष साहू सर के द्वारा जो है टेक्निकल और मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाया जाता है, और मेरे द्वारा जो है छत्तीसगढ़ और भारत के समान अध्ययन को पढ़ाया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के संपूर्ण अध्ययन, संपूर्ण विषय की जानकारी दी जाएगी, और साथ ही भारत के संपूर्ण सामान्य ज्ञान, जिसमें भूगोल, इतिहास, संविधान और जो है अर्थशास्त्र और विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी हमने छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को पढ़ा है, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के भूगोल को खत्म किया है। उसके साथ ही एक नया टॉपिक शुरू किया है, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को। ठीक है, उससे पहले हमने एडीओ के बारे में चर्चा की थी, जिसमें एडीओ के सिलेबस के दो महत्वपूर्ण टॉपिक मनरेगा और आरटीआई के बारे में जाना था, पढ़ा था। उसके साथ ही हमने उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देखा था। ठीक है, आप सभी ने अगर जो पुराना वीडियो है उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके पुराने वीडियो को पढ़िए, ताकि आप आगे के क्लास को आसानी से समझ सके। इस क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लोक नाट्य एक विधा होती है जो छत्तीसगढ़ या फिर किसी भी राज्य में जो है पारंपरिक रूप से चलती आती है। इसका कोई जो है लिखित साक्ष्य नहीं होता है। लिखित साक्ष्य होता भी है तो कोई मतलब ये प्रमाणित नहीं होता कि ये कब से प्रारंभ हुआ है या फिर इसके प्रणेता, इसके प्रारंभ करने वाले कौन है। ठीक है, यही लोक नाट्य कहलाता है। जैसे कि हमने लोकगीत के बारे में पढ़ा कि लोकगीत जो है अलग अलग जातियों के द्वारा अलग अलग उत्सव में, अलग अलग मनोरंजन में, अलग अलग ऋतुओं में जो है वो गाया जाता है। वैसे ही ये जो लोक नाट्य होता है वो अलग अलग समय में जो है प्रस्तुत किया जाता है, अलग अलग मुद्दों को लेके। इसके तहत हम लोग छत्तीसगढ़ में जो लोक नाट्य है वो तीन विधा जो है लोक नाट्य के रूप में चल रही है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। नाचा पहला है नाचा, दूसरा है गम्मत और तीसरा है रहस। ठीक है, इसका पहले हम ओवरव्यू देखते हैं, फिर इसको डिटेल में समझेंगे सरलता के साथ। नाचा जो है, पहले हम देखते हैं कि नाचा है क्या। ठीक है, तो नाचा नाचा के बारे में हम देखते हैं। नाचा जो है इसको हम लोग, देखो क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ के इतिहास को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें कलचुरी के बाद जो है मराठा जो है छत्तीसगढ़ में शासन करता है। ठीक है, मराठा जो है 1757 से लेके 1853 तक मराठा का अलग अलग चरणों में काल होता है। ठीक है, जिसमें जो है प्रत्यक्ष शासन होता है, फिर अधीक्षक आते हैं, फिर क्या होता है, फिर पुनः मराठा का शासन आता है, ऐसे करके तीन चार क्रम चलता है। तो जब मराठा काल छत्तीसगढ़ में चल रहा था तो मराठा मतलब महाराष्ट्र में एक लोक नाट्य होता है जिसे तमाशा कहा जाता है। ठीक है, उसी का ही परिवर्तित रूप है नाचा, जो कि छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। तो ये प्रारंभ कब हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था मराठा काल में। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में कब आया था? मराठा काल में छत्तीसगढ़ में ये प्रचलित हुआ था, मराठा काल में। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं नाचा। नाचा में केवल और केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। यदि कहीं पे महिलाओं का रोल करना पड़ता है तो पुरुष ही जो है महिलाओं का रूप धारण करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन भाग लेंगे? केवल पुरुष भाग लेंगे। इसमें परी और जोकर का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि कहीं कहीं पे भी इन लोग मतलब हंसाने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब सीरियस ना होकर ये क्या है, मनोरंजन के लिए होता है, ताकि लोगों की रुचि बढ़े, इसके लिए परी और जोकर की दो भूमिकाएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें और क्या होता है। नाचा में जो सामाजिक दशा होती है, मतलब समाज में जो व्यवस्था चल रही है या फिर किसी स्थिति पे तीखा प्रहार करने के लिए तमाशा जो है एक मतलब अभिनय का मंच प्रदान करता है लोगों को। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके बाद क्या होता है। हाँ, इतना समझ में आ गया। अभिनय का एक मंच होता है जिसमें सामाजिक दशा का क्या होता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। ये मराठा काल में छत्तीसगढ़ में प्रचलित हुआ था, जो कि महाराष्ट्र के तमाशा से मिलता जुलता है। ठीक है, अब देखते हैं दाऊ दुलार मंद्रा जी। दाऊ दुलार मंद्रा जी जो थे राजनांदगांव के क्षेत्र के थे। इन्होंने जो है नाचा के, इसे भीष्म पितामह कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाचा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता है दाऊ दुलार मंद्रा जी को। दाऊ दुलार मंद्रा जी ने राजनांदगांव और आसपास के क्षेत्रों में क्या किया था, इन्होंने आसपास के क्षेत्रों में एक नाचा पार्टी की स्थापना की थी। नाचा पार्टी बनाकर क्या किया था, इन्होंने नाचा को प्रमोट किया था, उसे पुनः जो है समाज में स्थापित किया था। ठीक है, तो इसके नाचा पार्टी का नाम क्या है? रवेली नाचा पार्टी। ठीक है, रवेली गांव से थे इसलिए रवेली नाचा पार्टी।
कहाँ से थे? राजनांदगांव के रवेली गांव से थे। रवेली नाचा पार्टी है। इसके दो साज होते हैं। कौन कौन से साज? दो साज होते हैं, खड़े साज और बैठे साज, ठीक है। उसके बाद इसे क्या कहा जाता है? नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता है। उसके बाद आते हैं रामचंद्र देशमुख। रामचंद्र देशमुख जी को नाचा के पुनर्उद्धारक के नाम से जाना जाता है। क्या जाता है? पुनर्उद्धारक के रूप से जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? पुनः उद्धारण करने के लिए 1959 और 1971-72 के आसपास इन्होंने क्या किया था? दो नाचा पार्टी की स्थापना की थी। कौन कौन सी थी? देहाती कला मंच और रवेली और चंदैनी नाचा पार्टी, ठीक है। देहाती कला मंच और चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी की स्थापना रामचंद्र देशमुख ने की थी। इन्हें नाचा का पुनर्उद्धारक कहा जाता है, ठीक है। और मानसी चंद्राकर जी को क्या कहा जाता है? नाचा के पुजारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुजारी कहा जाता है, ठीक है। नाचा के पुजारी किसे कहा जाता है? मानसी चंद्राकर को कहा जाता है, जो ममता चंद्राकर जी से संबंधित है ना। इतना समझ में आ गया आपको नाचा से संबंधित। तो दाऊ दुलार मंद्रा जी को नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता है। नाचा के पुनरुद्धारक रामचंद्र देशमुख को कहा जाता है। और ममता मतलब हमारे जो मानसी चंद्राकर है उसे क्या कहा जाता है? इसे पुनः पुजारी कहा जाता है। इनके नाचा पार्टी का नाम है सोनहा बिहान। क्या नाम है? सोनहा बिहान। ये जो पार्टियां होती हैं नाचा पार्टी, ये जो मतलब कलाकार होते हैं उन कलाकारों को एक मंच प्रदान करता है। और ये जो पार्टी अलग अलग जगहों में क्या करते हैं? अपने नाचा को प्रस्तुत करते हैं। ये मुख्य रूप से दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग में ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं क्या? रहस्य, ठीक है। नाचा के बाद देखते हैं रहस्य। रहस्य किससे संबंधित है? रहस्य जो है रास लीला से संबंधित है। किससे संबंधित है? रास लीला से संबंधित है, ठीक है। रास लीला से संबंधित है। और ये कौन से राज्य से जो है छत्तीसगढ़ में आया है? कौन से राज्य से छत्तीसगढ़ में आया है? तो रास लीला चलता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बिहार के आसपास जो रास लीला चलती है, उसी रास लीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतर रहस्य कहलाता है। क्या कहलाता है? रहस्य कहलाता है। ये भी मराठा काल के आसपास जो है छत्तीसगढ़ में जो है प्रसिद्धि प्राप्त किया हुआ था। रहस्य का जो है पांडुलिपि क्या है? रहस्य जो है ये जो है मुख्य रूप से कृष्ण रास लीला को जो है प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? कृष्ण जी के द्वारा जो रास लीला की गई है, उस रास लीला को प्रस्तुत, उसका मंचन किया जाता है। क्या किया जाता है? उसका मंचन किया जाता है, ठीक है। इसके भी दो साज होते हैं। एक होता है खड़े साज, एक होता है बैठा साज, ठीक है। बैठे साज ये कौन से क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त किया हुआ है? तो मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र मतलब दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग, तीन संभागों में ज्यादातर देखने को मिलता है ये। तीन संभाग में, ठीक है। नीचे और ऊपर तो आदिवासी जनजाति लोगों का क्षेत्र है, तो उधर हम लोग जनजाति संस्कृति में उधर को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रास लीला है या फिर रहस्य है, रहस्य में क्या होता है? जिस भी क्षेत्र में रहस्य का आयोजन होता है, ठीक है, जिस गाँव में, तो पूरे गाँव को क्या करते हैं? पूरे गाँव को बेड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेड़ा कहा जाता है, ठीक है। ये जो मंच बनाते हैं, इस मंच को क्या कहा जाता है? बेड़ा कहा जाता है। पूरे गांव को सजाया जाता है। गांव में जहाँ पे इन लोग का प्रारंभ होता है, वहाँ पे गणेश भगवान, कृष्ण भगवान का क्या किया जाता है? मूर्ति लगाई जाती है। और उसमें एक मंच बनाया जाता है। उस मंच को क्या कहा जाता है? बेड़ा कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक हुंकारू देने वाले, हुकार भरने वाले, ठीक है, हुकारू भरने वाले होते हैं। इतना समझ में आया? एक बार देख लीजिए समझ में आया कि नहीं। इसमें विदूषक बने रहते हैं पुरुष ही। इसमें भी केवल पुरुष होते हैं। इसमें विदेशक का जो प्रस्तुतिकरण होता है ये महत्वपूर्ण होता है। विदूषक मतलब जोकर, जो हंसाने का काम करते हैं, ठीक है। ये रहा। इसका पांडुलिपि किसने लिखा है? इसकी पांडुलिपि जो है बाबू रेवाराम जो द्वारा लिखा हुआ पांडुलिपि रहस्य का जो है उपलब्ध है। रेवाराम, बाबू रेवा राम, जो कि रतनपुर क्षेत्र के एक इतिहासकार, कवि, साहित्यकार थे रेवा राम जी, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ रहस्य का पांडुलिपि उपलब्ध है। ये मुख्य रूप से बिलासपुर संभाग में ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो हमने देख लिया रहस्य। रहस्य के बाद देखते हैं हम लोग क्या? रहस्य के बाद देखते हैं गम्मत।
गम्मत तो सभी को पता होगा गम्मत क्या है, लेकिन गम्मत का जो वर्तमान स्वरूप है, ये जो है पूर्व में इसका स्वरूप कुछ और होता था। गम्मत का सीधा सा अर्थ होता था कि समाज में जो व्यवस्था थी, कुव्यवस्था थी शासन प्रशासन में, मतलब उस समय जो भी व्यवस्था चल रही थी, गढ़ व्यवस्था या फिर राजा वाली व्यवस्था, तो समाज में उस समय जो भी कुरीतियाँ थी, कुप्रथा थी, उन्हें प्रस्तुत करने का एक मंच होता था, उसे गम्मत कहा जाता था। ठीक है, गम्मत जो है कहीं ना कहीं अवेयर, समाज को अवेयर करने के साथ साथ क्या करती थी, समाज में मनोरंजन का भी काम करती थी, जो कि वर्तमान स्वरूप से कहीं ना कहीं बहुत ही भिन्न हुआ करता था। ठीक है, वर्तमान में तो यह केवल और केवल मनोरंजन का ही साधन बन के रह चुका है। पहले क्या करते थे, गम्मत में केवल पुरुष भाग लेते थे, केवल पुरुष भाग लेते थे, लेकिन वर्तमान में इसमें महिलाएं भी शामिल हो चुकी है। ठीक है, इसमें केवल और केवल कौन थे, पुरुष हुआ करते थे। गम्मत का भी क्या है, गम्मत जो है सामाजिक दशा को प्रस्तुत करता था, सामाजिक दशा के साथ, और किसके लिए, मनोरंजन के लिए हुआ करता था। जब भी कोई सामाजिक कार्यक्रम होता था, है ना, इसका आयोजन किस होता, कोई सामाजिक कार्यक्रम है, कोई उत्सव हो रहा है, तो क्या करते थे, गम्मत को बुलाते थे। कोई भी पैसे वाले हो गए, हैं ना, गांव में कोई ज़्यादा पैसे वाले हो गए, कोई जमींदार हो गए, कोई गौटिया हो गए, तो उन लोग क्या करते थे, पैसा देके नाचा पार्टी को, गम्मत पार्टी को क्या करते थे, बुलाते थे। गम्मत पार्टी को बुलाया जाता था, फिर उन लोग क्या करते थे, गम्मत जो है आयोजन करते थे। ठीक है, ये भी दो विधाओं में होता है, एक होता है खड़े साज, एक होता है बैठे साज। ठीक है, साज मतलब प्रकार होता है, खड़ा साज, और एक होता है बैठा साज। ठीक है, इसमें हास्य होता था, है ना, हास्य रस होता था, हास्य नृत्य होता था, और गायन होता था। ये तीनों चीजें इसमें होती थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसका स्वरूप पूरा पूरा बदल चुका है। ठीक है, इसमें जो है रतनपुरिया गम्मत के नाम से यह फेमस होता था, रतनपुरिया गम्मत। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। ये गम्मत के भी लेखक कौन थे, मतलब एक पांडुलिपि तैयार करने वाले, उस समय जो गम्मत हुआ करता था उसका पांडुलिपि तैयार करने वाले कौन थे, बाबू रेवाराम ही थे। ठीक है, उन्हीं के द्वारा जो पांडुलिपि तैयार की गई है, उन्हीं को ही साक्ष्य के रूप में उपलब्ध किया गया है, और आगे उसको अलग अलग पार्टियों के द्वारा जो है पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमने लोक नाट्य देखा, लोक नाट्य में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा नाचा, नाचा के बाद पढ़ा रहस, और रहस के बाद पढ़ा गम्मत। तीनों ही का कहीं ना कहीं से जो उद्देश्य हुआ करता था, वो मनोरंजन के साथ साथ क्या था, समाज में प्रचलित कोई भी कुप्रशासन, कुव्यवस्था, या फिर क्या बोलना चाहिए, एक तरीके से जो रूढ़िवादिता थी, तो उसको प्रहार करना ही कहीं ना कहीं उनका क्या था, एक तरीके से मुख्य उद्देश्य था। वर्तमान में इसका स्वरूप भले ही बदल गया हो। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर इसी क्लास में हम आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में प्रमुख आभूषणों को। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख आभूषणों को देखते हैं। आभूषण मतलब क्या, आभूषण मतलब श्रृंगार का एक समान, आभूषण मतलब। ठीक है, महिला हो या फिर पुरुष, तो छत्तीसगढ़ के या फिर भारत के महिला और पुरुष दोनों ही आभूषण को धारण करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कुछ पारंपरिक आभूषण है, जिससे सवाल जो है किसी भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो व्यापम के हो या पीएससी के हो। ठीक है, तो इसको हम सरलता से समझते हैं। ठीक है, कि क्या क्या होता है और कौन कौन से आभूषण कहाँ कहाँ धारण किए जाते हैं। ठीक है, ठीक। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा आभूषण कहाँ कहाँ जो है धारण किया जाता है। ठीक है, तो हम पैर से शुरू करते हैं कि पैर में कौन कौन सा आभूषण जो है पहना जाता है। ठीक है, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख लिख के बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से जो है पैरों में धारण करने वाले आभूषण है। ठीक है, तो पैर में कौन कौन से आभूषण धारण किए जाते हैं, पता होगा। पैर में, पैर की उंगली में क्या धारण किए जाते हैं, पैर की उंगली में होता है बिछिया। ठीक है, बिछिया, जिसे बिछुआ भी बोलते हैं। ठीक है, तो पैर की उंगली में क्या धारण करते हैं, बिछुआ। ठीक है, फिर पैर में क्या, साटी,
क्या धारण किया जाता था? साटी और पैरी। पैरी से ही क्या बना है वर्तमान में? पायल। पैरी से पायल, ठीक है। तीन चीजें याद हुई, साटी, पैरी, पायल, ठीक है। लच्छा, मोटा होता था जिसको क्या बोलते थे? लच्छा। दादी लोग, नानी लोग धारण करते थे लच्छा, ठीक है। मोटा पाइप टाइप सा होता था लच्छा, उसे क्या कहा जाता था? लच्छा, ठीक है। एक होता था कड़ा, जो लड़के लोग धारण करते हैं ना, कड़ा चूड़ा, उसे भी क्या करती थी महिलाएं पहले पैर में धारण करती थी, उसे क्या बोलते थे? कड़ा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आया? पैर में पायल, बिछिया, तोड़ा, और क्या होता है? एक और होता है तोड़ा, ठीक है। इतना समझ में आया? पायल, पैरी, लच्छा, तोड़ा, ये सब कहाँ धारण किया जाता था? पैरों में धारण किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पैर के बाद कहाँ आ जाएंगे? कमर में। कमर में क्या धारण करते हैं? करधन, चांदी का होता है ज्यादातर, चांदी या फिर सिक्के का निर्मित होता है क्या? करधन, जिसको कमरबंद बोलते हैं, करधन। पहले के दाई मन कमर में पहने रहे कई तोला के करधन, ठीक है, मोटा मोटा करधन। तो कमर में क्या पहनते हैं? करधन, जिसे कमरबंद भी कहा जाता है, ठीक है। अब हाथ की उंगली, उंगली में क्या पहनते हैं? हाथ की उंगली में मुंदरी, क्या पहनते हैं? मुंदरी। अंगूठी, मुंदरी, अंगूठी को क्या कहा जाता है? मुंदरी, ठीक है, जो कि हाथों में पहना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कलाई में। कहाँ पे? कलाई में। हाथ की कलाई में क्या पहनते हैं? हाथ की कलाई में क्या क्या पहनते हैं? कलाई में पहनेंगे चूड़ी, चूड़ी, ठीक है। और क्या पहनते हैं? चूड़ी कांच का होता है, ठीक है। और क्या पहनते हैं? पाटा, पाटा चांदी का बना होता है। जिनके पति खत्म हो चुके हैं, जिनका पति का मृत्यु हो चुका होता है, विधवा हो चुके होते हैं, उन लोग जो चांदी की पतली पतली चूड़ी पहने रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पाटा। क्या कहा जाता है? पाटा, ठीक है। और हाथों में जैसे कि कंगन होता है, वैसे ही चांदी का बना हुआ हो रहता था, उसे क्या कहते थे? एठी, एठा हुआ रहता था, इसलिए उसे एठी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एठी, ठीक है। समझ में आया? चूरी, पाटा, एठी। और बनुरिया, क्या कहते हैं? बनुरिया। आजकल के जो छत्तीसगढ़ी गाना है उसमें सुनना कहीं कहीं पे चूरी, पाटा, बनुरिया को कहा जाता है, ठीक है। बनुरिया, चूरी, पाटा, बनुरिया, है ना, एठी। और क्या होता है? ककनी, क्या होता है? ककनी। ये सब किस में पहनते हैं? हाथों में पहना जाता है, ठीक है। तो इतना याद हो गया, पैर, कमर, पैर की अंगूठी में बिछिया पहना जाता है, हाथों में क्या पहना जाता है? हाथों में चूड़ी, एठी, बनुरिया, ककनी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कहाँ पे? बाजूबंद में। बाजू में मतलब बाजू में, यहाँ पे बाह में। बाह में क्या पहना जाता है? बाह में पहना जाता है बाजूबंद। क्या पहना जाता है? बाजूबंद, बहुटा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। बाजू में क्या पहना जाता है? हाथ के बाजू में। इससे क्वेश्चन पूछते हैं ना, बाजूबंद क्या पहने जाते हैं? बाजू बंद, नांग मोरी, बाजूबंद, नांग मोरी। और बाजूबंद, नांग मोरी देखे होगे, दादी लोग पहनते थे, ऐसे घुमा घुमा सा रहता था, है ना, उसे क्या बोलते थे? नांग मोरी, ठीक है। नांग पहुंचा, इसलिए पहुंची, पहुंची, नांग मोरी, पहुंची, बाजूबंद, है ना। और क्या पहना जाता था? बहुटा, बहुटा। बहुत बड़ा नांग कहाँ पहुंच गया? बाजू में। बहुत बड़ा नांग पहुंच गया बाजू में। बहुटा, नांग मोरी, पहुंची और बाजूबंद, इतना जो है बाजू में पहुंचा जाता है। बहुत बड़ा नांग कहाँ पहुंच गया? बाजू में, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं गला, ठीक है। गला में क्या पहना जाता है? और कान में। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है कहीं कहीं पे, इनमें जो पहना जाता है वो। गला में क्या पहना जाता है? गला में बताओ, गला में क्या पहना जाता है? गला में सुतिया, सुतिया या फिर सुता, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? सुर्रा, सुर्रा या फिर सुतिया, ठीक है।
सुर्रा सुतिया, ठीक है। दुलरी तिलरी, दुलरी, ये सब नाम अजीब लग रहा होगा, पहले के दादी लोग है ना, नानी लोग पहनते थे दुलरी, अभी भी पहनते हैं तिलरी, दुलरी तिलरी सुर्रा सूता, है ना। और क्या पहनते थे, ताबीज पहनते थे, ढोलक पहनते थे, ढोलक, ताबीज। पहले के लोग हार वार नहीं पहनते थे। ठीक है, इतना समझ में आया, तिलरी दुलरी सुर्रा सूता ताबीज ढोलक, और रुपया पहनते थे, रुपया, ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, अब कान में देखते हैं, कान में क्या पहनते हैं, कान में पहनते हैं खिनवा। गाना में आजकल चलता है छत्तीसगढ़ी गाना में खिनवा, ठीक है, खिनवा, लुरकी, झुमका, आयरिंग, आयरिंग, झुमका, आयरिंग, करन फूल, झुमका, आयरिंग, कलर फूल, करन फूल, है ना। खोटीला, खोटीला, ठीक है, इतना समझ में आया। हमने देख लिया, बाजू में पहुंचा बड़ा सा नांग, गला में देखा सुर्रा सुतिया ढोलक ताबीज रुपया, है ना। उसके बाद देखा कान में खिनवा, खोटीला, लुरकी, है ना, झुमका, आयरिंग, करन फूल, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नाक में, नाक में क्या पहनते हैं, नाक, नोज, नोज से याद रखना क्या, खेनवा, क्या, खेनवा, है ना। नोज, नाक को क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में, नोज, किसकी मात्रा आई, ए की मात्रा आई ना, ओ की मात्रा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, खेनवा, क्योंकि खिनवा किस में पहना जाता है, खिनवा पहना जाता है कान में, खिनवा, ई की मात्रा है, ईयर, ईयर में भी ई की मात्रा आ रही है, तो खिनवा पहनते हैं कान में, और खेनवा पहनते हैं नाक में, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। नाक में क्या पहनते हैं, खेनवा, फुल्ली, बुलाक, ये सब किस में पहनते हैं, नाक में पहनते हैं, ठीक है। बुलाक हो गया, खिनवा हो गया, ठीक है। लवा, नथ हो गया, नथनी हो गई, नथ, नथनी, ये सब किस में पहनते हैं, नाक में पहनते हैं, ठीक है। अब देखते हैं माथा में, माथा में क्या पहनते हैं, बिंदी, जिसके क्या कहा जाता है, टिकली, है ना। टिकली किस में पहनते हैं, माथा में पहनते हैं, ठीक है। माथा से थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पहनते हैं, आदिवासी लोग सिर पट्टी लगाते हैं, पीतल का लगा रहता है, पीतल का बना होता है, पीतल का पट्टी पहनते हैं ना। अब देखते हैं उसके बाद बालों में, ठीक है, बालों में क्या लगाया जाता है, बालों में क्या लगाया जाता है, सिर में या फिर बालों में, है ना। बालों में क्या लगाया जाता है, कंघी, कंघी लगाया जाता है ना। कौड़ी की बनी हुई, कौड़ी का बना हुआ आभूषण पहनते हैं सरों में, बेनी फूल पहनते हैं, चांदी का बना होता है बेनी फूल, ठीक है। तो इतना समझ में आया, बेनी फूल कहाँ पहनते हैं, बेनी में पहनेंगे, है ना। और पटिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पटिया। तो इतना समझ में आया, तो हमने क्या देखा, आभूषण के बारे में पढ़ा, लोग नाट्य के बारे में पढ़ा, तो इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसा कैसा दिखता है। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है सर में, इसको बेनी फूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेनी फूल, ये क्या है, बेनी फूल, ठीक है। देखो इसमें दिख रहा है क्या आप लोग को, ठीक। तो ये जो है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं रुपया,
क्या बोलते हैं, रुपया। ये वाला जो है ना, ये रुपया, ये गला में पहनते हैं, सिक्के टाइप की आकृति होती है, ठीक है। इसको किस में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ना, ये बड़ा सा जो है, गले में पहनते हैं, ठीक है, गले में पहनने का आभूषण है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो गले में पहनते हैं, इसी को ही सूता या सुर्रा कहा जाता है। सूता, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, सुर्रा कहा जाता है, ठीक है। ये समझ में आया। उसके बाद ये पैर में पहनने वाला है, मोटा मोटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तोड़ा, ठीक। इतना समझ में आ गया। ये जो दिख रहा है ना, ये ऐसे 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 घुमा घुमा हुआ सा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, नांग मोरी। क्या बोलते हैं, नांग मोरी। बाजू में पहनते हैं नांग मोरी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक। तो हमने देखा बाजू में पहनने वाले आभूषण क्या है, बड़ा सा नांग है जो कहाँ पहुंच गया है, बाजू में पहुंच गया है। हाथ में पहनते हैं छुरी, पाटा, पहुंची, है ना। और क्या पहनते हैं, ककनी और एठी पहनते हैं। पैर में साटी पहनते हैं, पायल पहनते हैं ना। तो इतना आभूषण पढ़े हम लोग। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, लोक नाट्य और आभूषण, जो छत्तीसगढ़ की पारंपरिक आभूषण है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको देना है ना। आंसर दिया करें, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप 5 मिनट 10 मिनट देख के वीडियो को बंद कर देते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें वीडियो को, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। खेनवा किस अंग में पहनने वाला आभूषण है, किस अंग का आभूषण है। बताइएगा, अभी अभी पढ़ा है हमने। किस अंग का आभूषण है, खिनवा। नोज और ईयर से समझना, खिनवा कहाँ का पहनने वाला आभूषण है, खिनवा गला में, नाक में, कान में या पैर में। ठीक है, अभी अभी पढ़ा है हमने, आंसर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, गला में धारण करने वाला आभूषण नहीं है। नहीं है। ऑप्शन ए करण फूल, ऑप्शन बी सुर्रा या सूता, ऑप्शन सी रुपया, ऑप्शन डी ताबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैर का आभूषण है, ऑप्शन ए पैरी, ऑप्शन बी साटी, ऑप्शन सी लच्छा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, नाचा से संबंधित कथनों का सही उत्तर दे। कथनों का सही उत्तर दे। ऑप्शन ए
यह मराठा कालीन है। इसका संबंध महाराष्ट्र के तमाशा से है। ऑप्शन सी, नाचा के भीष्म पितामह। नाचा के भीष्म पिता दाऊ दुलार मंदरा जी को कहा जाता है। ठीक है, इसमें बताना है आपको सही उत्तर कौन सा है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, तो इतना हमने देखा आज की क्लास में। हमने पढ़ा आज की क्लास में लोक नाट्य और जो आभूषण है छत्तीसगढ़ उसके बारे में पढ़ा। इसमें लास्ट में हमने कुछ सवाल भी दिए हैं जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम नई टॉपिक के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।